नमस्कार दोस्तों, एलएलबी की 8वीं सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 8वीं सेमेस्टर का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है लैंड लॉस। लैंड का मतलब है ज़मीन। ज़मीन जिसके लिए इतिहास में कई जंगें लड़ी गई, जिसके बारे में कई तत्वज्ञानियों ने, कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, कई फिलोसोफर्स ने अपने विचार रखे, जिसे इंसान का सबसे मूल्यवान असेट या फिर संपत्ति मानते हैं, जिसे खरीद के उसके ऊपर घर बनाना हर एक इंसान का सपना होता है। उस जमीन के कानूनों के बारे में हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग उनके बारे में सीखना शुरू करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी में लैंड लॉज आपको सब्जेक्ट मिलेगा और उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सेंट्रल एक्ट्स या फिर सेंट्रल लेजिस्लेशंस 20 मार्क्स के लिए मिलेंगे और स्टेट एक्ट्स और स्टेट लेजिस्लेशंस आपको 80 मार्क्स के लिए मिलेंगे। लेकिन आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो आपका 60-40 वाला पैटर्न है वही कायम रहेगा इस सेमेस्टर के लिए और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा। तो इसीलिए आप 10 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं लैंड लॉस के ऊपर। उसमें से 3 सवाल आपको सेंट्रल एक्ट से पूछे जा सकते हैं और 7 सवाल स्टेट एक्ट्स इसमें से पूछे जा सकते हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। एंड इन द सेम मैनर यू कैन एक्सपेक्ट 6 questions out of 20 MCQs on the central legislations and 14 MCQs on the state legislations। आशा करता हूं आपको लैंड लॉस का जो पेपर पैटर्न है वो समझ में आया होगा। अभी हम लोग लैंड लॉस के इंपॉर्टेंट सवालों की बात करते हैं। लैंड लॉस आपको 10 अलग अलग एक्ट्स में बटा मिलेगा। 10 अलग अलग एक्ट बहुत ही ज्यादा वास्ट है और अगर आप इन्हें पढ़ने जाएंगे तो एक सेमेस्टर में तो इन्हें पढ़ पाना नामुमकिन है। तो इसीलिए मैंने आपके पूरे लैंड लॉस के सिलेबस को 45 सवालों में बांट दिया है और आप उन्हीं 45 सवालों को वन बाय वन एट अ डे कंप्लीट करेंगे तो आप लैंड लॉस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि लैंड लॉस का एक सवाल आपको हर रोज पढ़ना है और एक सवाल का आपको हर रोज रिवीजन करना है और दूसरा जो स्लॉट है समय का वो आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा या फिर आप क्रिमिनोलॉजी या टैक्सेशन, इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल लेंगे तो दूसरा स्लॉट आप उस सब्जेक्ट को दे देना और दूसरा स्लॉट लैंड लॉस को देना। तो सेंट्रल एक्ट्स में आपको टोटल 14 सवाल मिलेंगे। सबसे पहला एक्ट आपको है सिलेबस में अर्बन लैंड सीलिंग्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1976। इसे रिपील कर दिया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। और ये एक्ट रिपील हो चुका है, ये बात आपके हर इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। इसके टोटल 6 सवाल है, उसमें से 3 डेफिनेशंस और 3 सवाल है। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट का पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अर्बन एग्लोमरेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अर्बन लैंड का। तीसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैकेंट लैंड का। ये 3 डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड याद रखना। इसके बाद आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखा तो भी चलेगा डेफिनेशंस वाले पार्ट में। अभी हम लोग यूएलसी एक्ट यानी अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द सीलिंग लिमिट ऑन द होल्डिंग ऑफ द वैकेंट लैंड। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में एक्सप्लेन अबाउट द पावर टू एग्जेम्प्ट अंडर यूएलसी एक्ट 1976 and explain about the power to retain under ULC Act 1976। ये power to exempt और power to retain स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडी के पावर्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। सेंट्रल एक्ट में आपको दूसरा एक्ट मिलेगा लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो कि बहुत पुराना एक्ट है, तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। सिर्फ लैंड एक्विजिशन एक्ट का एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन याद रखना और लैंड एक्विजिशन की प्रोसीजर क्या होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ उतने पार्ट को याद रखना, बाकी आप लैंड एक्विजिशन एक्ट को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। सेंट्रल एक्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसमें 5 इंपॉर्टेंट सवाल है। डेफिनेशंस ज्यादा नहीं है इसमें, तो डेफिनेशंस वाले पार्ट को आप इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आपको यह मिलेगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आपको यह सवाल मिलेगा। इसके बाद में
डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, आपको यह सवाल मिलेगा। इसके बाद में टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 23 के अंदर मिलेगा। और इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको एक जनरल शॉर्ट नोट बनाना है और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट सेक्शंस आपको इसमें याद रखने होंगे। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर 5 सवाल, यूएलसी एक्ट के 6 सवाल, टोटल 11 सवाल हो गए। और इसके बाद में सीआरजेड गाइडलाइंस यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन गाइडलाइंस, इसके ऊपर आपको 3 सवाल मिलेंगे और इसी से आप सेंट्रल लेजिस्लेशंस पूरी तरह से खत्म कर देगा। पहला इंपॉर्टेंट सवाल है सीआरजेड गाइडलाइंस का, एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर सीआरजेड, मतलब सीआरजेड यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपको पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एक्टिविटीज परमिटेड अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी सीआरजेड जोन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। और कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लासिफिकेशन हमें समझाना है। मैं आपको समझा देता हूं। सीआरजेड को हम लोग 4 जोन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हर एक जोन में क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है इन द थर्ड क्वेश्चन। और इन्हीं 14 सवालों के साथ आपका सेंट्रल लेजिस्लेशंस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लैंड लॉस के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेशन आप पूरे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 10 में से 3 सवाल सेंट्रल लेजिस्लेशन के ऊपर आ सकते हैं और एमसीक्यूज आप किसी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको ज्यादा से कम समय में पढ़ना है, तो इसीलिए सेंट्रल लेजिस्लेशन के ऊपर आप अच्छे से ध्यान देना। इसके बाद में स्टेट एक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टेट एक्ट के टोटल 31 क्वेश्चंस है। इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमआरटीपी एक्ट यानी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है और 3 ही सवाल है, आप इस एक्ट को बिना ऑप्शन में रखे पढ़ना। इसके 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। दूसरा सवाल है व्हाट इज अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट्स रिमूवल। ये दोनों सवाल इंटर रिलेटेड है। पहला सवाल हमें बोलता है ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो समझाओ, यानी अधिकृत डेवलपमेंट, और अनऑथोराइज मतलब अनधिकृत डेवलपमेंट। इसके बाद में तीसरा है प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। ये जो सवाल है वो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट के साथ कोइंसाइड करता है, यानी आपने अगर ये सवाल अच्छे से पढ़ लिया और लैंड एक्विजिशन एक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने याद रखा, तो आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं फॉर दिस सेमेस्टर। इसके बाद में 5वां इंपॉर्टेंट सवाल है महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के 13 क्वेश्चंस। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहला है इंप्रूवमेंट, दूसरा डेफिनेशन है लैंड रिकॉर्ड्स, तीसरा डेफिनेशन है लैंड रेवेन्यू। इन 3 डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद में महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के 13 इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला सवाल है प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब है खेती योग्य जमीन या फिर कृषि योग्य जमीन जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं, ऐसी उपजाऊ जमीन। तो ऐसी जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है। जमीन तो वही रहेगी लेकिन उसके कागजात किस तरीके से बदलने हैं, इस सवाल को हम लोग कहेंगे प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा सवाल है एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, प्रोसीजर फॉर रेगुलराइजेशन एंड रिमूवल। आपने आपके शहर में देखा होगा कि गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर झोपड़े बने हुए हैं, तो इसे हम लोग लैंड लॉस की भाषा में कहते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, जिसे अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है अंडर द एमआरटीपी एक्ट। तो इस अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट की या फिर एनक्रोचमेंट की डेफिनेशन क्या है और गवर्नमेंट इसे किस प्रोसीजर से रिमूव करता है, यह हमें पढ़ना है। इसके बाद में महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सनद। सनद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब वो आएगा वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, सनद को आप याद रखना। इसके बाद में डिफाइन व्हाट आर लैंड रिकॉर्ड्स अंडर एमएलआरसी। तो लैंड रिकॉर्ड्स के कई एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, मराठी में जिसको हम लोग उतारे कहते हैं। तो जमीन की ओनरशिप के लिए 3 इंपॉर्टेंट उतारे होते हैं, 712 एक्सट्रैक्ट, 812 एक्सट्रैक्ट एंड 8A। मतलब 712 का उतारा,
8/12 का उतारा और 8A जिसे हम लोग खाता बुक या फिर गट बुक भी कहते हैं। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स जो है उनका डेफिनेशन आपको अच्छे से देना है। इसके बाद में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, लैंड रिकॉर्ड का ही एक पार्ट है। रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं फेरफार पत्र, इसका भी आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में एक्सप्लेन द रोल ऑफ तलाठी, जिसे हिंदी ऑडियंस पटवारी के नाम से जानती है, मराठी ऑडियंस उसे तलाठी के नाम से जानती है। दोनों एक ही पोस्ट है, अलग अलग रीजन में इसे अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो तलाठी का रोल क्या है या फिर पटवारी का रोल क्या है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ 712 एक्सट्रैक्ट, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब 7/12 का उतारा जमीन की मालिकाना हक को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, ये प्रोसीजर हमें समझानी है। इसके बाद में निस्तर पत्रक और वाजिब उल अर्ज, इन दो चीजों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स निकल कर आ सकते हैं। ये जो निस्तर पत्रक और वाजिब उल अर्ज है, ये मुगलों के ज़माने में जो बादशाह अकबर था उसके ज़माने में नवरत्न हुआ करते थे, उसमें से एक है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने लैंड रिकॉर्ड्स का सिस्टम निकाला, लैंड रिकॉर्ड्स बनाए और हमारे जो लैंड लॉस चल रहे हैं वो उसी की देन है। तो इसमें से आपको निस्तार पत्रक और वाजिब उल अर्ज, उसी का कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में इनकॉर्पोरेट किया है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट निकल कर आ सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस 1991, जो हमारी मुंबई की ऑडियंस है या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की ऑडियंस है, उनके हर एक शहर का, चाहे वो दिल्ली होगा, चाहे वो कोलकाता होगा, चाहे वो चेन्नई होगा, इन सभी शहरों का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस निकलता है। तो हमें मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन पढ़ना है और इसी के साथ हमें इसके अंदर एफएसआई और टीडीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो सभी शहरों के लिए, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, टियर 1 टियर 2 सिटीज हो, इन सभी शहरों में एफएसआई और टीडीआर का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना है। तो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन याद रखना है और एफएसआई और टीडीआर का शॉर्ट नोट हमें डिस्कस करना है इन द लैंड लॉस। इसके बाद में महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट 1958, इसके 8 सवाल है, 4 डेफिनेशन और 4 क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है ड्यूली स्टैम्प का डेफिनेशन बताओ। इसके बाद में इम्प्रेस्ड स्टैम्प का डेफिनेशन बताओ। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन बताओ, चार्जेबल का डेफिनेशन बताओ। ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसके बाद में 4 इंपॉर्टेंट सवाल, प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, एडजुडिकेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, इंपाउंडिंग, सीजिंग, कॉन्फिस्केशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसकी प्रोसीजर को समझाओ। और 8वां सवाल है एडमिजिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड। महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक साथ चलते हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेंट्रल एक्ट है, महाराष्ट्र के बाहर ये ज्यादा चलता है, लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग स्टैम्प एक्ट होता है। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट में होंगे तो उस स्टेट का एक अलग स्टैम्प एक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद में आखिरी सवाल है म्हाडा एक्ट, यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976। म्हाडा के घर आप सभी को पता होंगे, लेकिन म्हाडा के घरों के अलावा भी म्हाडा कितना बड़ा है वो इस एक्ट से आपको पता चलेगा। तो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन, ऑक्यूपायर कौन है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, ये म्हाडा की सब्सिडरी है, तो इसके पावर्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके ऊपर आपको 2 सवाल निकल कर आ सकते हैं। और मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन सेस, ये भी क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन सेस क्या है ये आपको समझना है, इसकी प्रोसीजर, इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इस प्रोसीजर को भी हमें समझना है इन द म्हाडा एक्ट। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का मतलब क्या है और इसकी प्रोसीजर को समझाओ। ये म्हाडा एक्ट का आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये थे लैंड लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.